हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होगा केल्विन थर्मोडायनामिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर। जो टेम्परेचर होता है बेटा, उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी और वर्क की फॉर्म में भी मेज़र कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टेम्परेचर को हम लोग वर्क और मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में मेज़र कर सकते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होता है। ये तीनों चीज़ें इंडिपेंडेंट होती हैं सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ के। तो इसीलिए जो मेरा केल्विन स्केल होता है, जिसके बारे में अभी मैं डिस्कस करूँगी, इसको हम लोग वर्क स्केल भी कहते हैं। सबसे पहले तो हमने कार्नोट थ्योरम में क्या पढ़ा था कि किसी भी इरिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी से ज़्यादा नहीं हो सकती। हमने ये पढ़ा था। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसी टाइप से एक कार्नोट हीट इंजन कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, और उसको लिए दो टेम्परेचर्स मानते हैं, थीटा 1 एंड थीटा 2। थीटा 1 इज़ फॉर हम लेते हैं कि सोर्स के लिए है, थीटा 2 हम लोग लेते हैं कि सिंक के लिए है। जब सोर्स से थीटा 1 टेम्परेचर पे मेरा हीट इंजन काम कर रहा है तो उस टाइम पे वो हीट अब्जॉर्व कर रहा है अमाउंट ऑफ Q1, एंड थीटा 2 टेम्परेचर पे जब वो सिंक जो है मेरी, जब उसका टेम्परेचर थीटा 2 है, तो जो हीट इंजन उन दोनों के बीच में, सोर्स और सिंक के बीच में वर्क कर रहा है, वो हीट रिजेक्ट करता है Q2 अमाउंट ऑफ हीट टू द सिंक। ठीक है, देखो सोर्स से तो हीट अब्जॉर्ब की जाती है और सिंक को हीट रिजेक्ट की जाती है। अब्जॉर्ब एंड देन रिजेक्ट। कैसे? जैसे कि एक ये हम लोग मान लेते हैं थीटा 1 टेम्परेचर पे एक हीट इंजन है मेरा, ए नाम है जिसका, और ये थीटा 2 टेम्परेचर पे ये क्या है मेरा सोर्स का, और ये क्या है मेरी सिंक। तो ऑब्वियसली थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, है ना। तो अभी जब ये हीट इंजन मेरा ए इन दोनों के बीच में काम कर रहा है, तो सोर्स से इसने जब हीट ली है टेम्परेचर थीटा 1 पे, जब इसने वर्क किया था तो इसने सोर्स से हीट अब्जॉर्व की थी Q1 अमाउंट, और सिंक को आफ्टर डूइंग वर्क हीट दी है Q2 अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, ये बात तो क्लियर हुई। तो अब मैं एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करूंगी ईटा से। ईटा इज इक्वल टू एफिशिएंसी को मैं फंक्शन मान के चलती हूँ कि वो टेम्परेचर थीटा 1 एंड थीटा 2 का फंक्शन होगा, स्मॉल फंक्शन एफ। ठीक है, तो अब देखो एफिशिएंसी को अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या होती है एफिशिएंसी? वर्क डन अपॉन अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब। वर्क डन क्या होता है? हीट अब्जॉर्ब माइनस हीट रिजेक्टेड। तो W क्या होगा? Q1 माइनस Q2, और एफिशिएंसी क्या होती है? W बाय Q1। Q1 इज द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ईटा क्या होगा? Q1 माइनस Q2 बाय Q1। ठीक है, तो Q1 माइनस Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा 1 थीटा 2। 1 माइनस Q2 बाय Q1 किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ थीटा 1 थीटा 2 से, है ना। हम लोग इसको 1 माइनस Q2 बाय Q1 भी लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2 बाय Q1 को। तो अभी उसके बाद 1 को मैं इधर ले जाती हूँ या फिर इसको इधर ले आती हूँ, तो क्या होगा ये देखो, 1 माइनस एफ ऑफ थीटा 1 अप थीटा 2 इज इक्वल टू Q2 बाय Q1। ये आ गया। अभी अगर मैं इसको Q1 बाय Q2 करना चाहूँगी तो इसको अपोज कर दूंगी। Q1 बाय Q2 क्या होगा? 1 बाय 1 माइनस एफ ऑफ थीटा 1 थीटा 2, दैट्स इट। तो अभी देखो ये मेरा फंक्शन क्या है? एफ ऑफ थीटा 1 थीटा 2 का फंक्शन है ना। मैं इस कंप्लीट को एक कैपिटल फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगी, तो Q1 बाय Q2 को मैं लिख लूंगी एफ ऑफ थीटा 1 थीटा 2, कैपिटल। ठीक है, एफ ऑफ थीटा 1 थीटा 2। थीटा 1 थीटा 2 टेम्परेचर्स के बीच में हीट Q1 और Q2 अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब और रिजेक्ट की जाती है एक हीट इंजन के थ्रू। अभी इसी तरह से हम लोग फर्दर 2 टेम्परेचर्स कंसीडर करके चलते हैं, थीटा 2 एंड थीटा 3। एक हीट इंजन है जो कि इन दोनों के बीच में काम कर रहा है, और जब वो ये मेरा क्या होगा, सोर्स का टेम्परेचर होगा थीटा 2 और सिंक का टेम्परेचर होगा मेरा थीटा 3। तो जब वो थीटा 2 टेम्परेचर पे काम कर रहा है तो वो Q2 अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब कर रहा है, और थीटा 3 टेम्परेचर पे जब वो काम कर रहा है तो Q3 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसी ये जो इक्वेशन आई है इसी के थ्रू हम लोग लिख सकते हैं Q2 बाय Q3 किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ थीटा 2 थीटा 3 के।
सिमिलरली हम एक और फर्दर इंजन कंसीडर करके चलेंगे जिसका जो कि टेम्परेचर θ1 एंड θ3 के बीच में काम करेगा. θ1 एंड θ3. θ1 इज द टेम्परेचर फॉर सोर्स एंड θ3 इज द टेम्परेचर फॉर सिंक. वही सेम Q1 अमाउंट ऑफ हीट ये अब्जॉर्ब करेगा और Q3 अमाउंट ऑफ हीट ये क्या करेगा, सिंक को रिजेक्ट करेगा. तो इस टाइम पे Q1 बाय Q3 इज इक्वल टू एफ ऑफ θ1 θ3. यहाँ तक क्लियर है बेटा. अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो दो इंजन्स के एफिशिएंसी को कैलकुलेट आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. ये देखो हम लोगों ने किया Q1 बाय Q2 इंटू Q2 बाय Q3. मैं करूँ तो क्या आएगा, ये Q1 बाय Q2 किसके इक्वल था, एफ ऑफ θ1 θ2 मल्टीप्लाई एफ ऑफ Q2 बाय Q3 किसके इक्वल था, एफ ऑफ θ2 θ3 के. यहाँ तक क्लियर है. तो अभी देखो Q1 बाय Q3, यहाँ से Q2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो Q1 बाय Q3 किसके इक्वल आया, एफ ऑफ θ1 θ2 इंटू एफ ऑफ θ2 θ3. दैट्स इट. तो ये देखो Q1 बाय Q3 हमारा पहले से ही एफ ऑफ θ1 θ3 के इक्वल है. तो यहाँ से ये एफ ऑफ θ1 θ3 इसके इक्वल आया ना. तो एफ ऑफ θ1 θ3 इज इक्वल टू एफ ऑफ θ1 θ2 इंटू एफ ऑफ θ2 θ3. दैट्स इट. ये आ गया मेरा एक इक्वेशन. अभी जो ये क्या था, ये तुमने एफिशिएंसी के फंक्शन को रिप्रेजेंट किया था ना. इस एफिशिएंसी के फंक्शन के लिए अभी मैं फर्दर एक फंक्शन फर्दर मैं फाई लेके चलती हूँ जिसे कि मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगी. मैं लिख लेती हूँ एफ ऑफ θ1 θ2 को फाई ऑफ θ1 बाय फाई ऑफ θ2. फाई क्या है, फर्दर में एक फंक्शन है मेरा टेम्परेचर का. फाई इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. तो एफ ऑफ θ1 θ2 को मैंने लिखा फाई ऑफ θ1 बाय θ2. इसी तरह से एफ ऑफ θ2 θ3 को मैं लिख दूंगी फाई ऑफ θ2 बाय फाई ऑफ θ3. सिमिलरली एफ ऑफ θ1 θ3 को मैं लिख दूंगी फाई ऑफ θ1 बाय फाई ऑफ θ3. दैट्स इट. अभी उसके बाद ये देखो, ये तुमने सारे के सारे जो एफ ऑफ मेरे फंक्शन थे इनको फाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया. तो अभी देखो Q1 बाय Q2 यहाँ से इक्वल आया बेटा एफ ऑफ θ1 θ2 के, और एफ ऑफ θ1 θ2 किसके इक्वल है तुम्हारा, इज इक्वल टू फाई ऑफ θ1 फाई ऑफ θ2. ओके. अभी फाई ऑफ θ1 को मैं फर्दर एक फंक्शन से टाउ से रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ. किससे रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, टाउ से. फाई ऑफ θ1 इज इक्वल टू टाउ1 मैं लेके चलती हूँ. फाई ऑफ θ2 इज इक्वल टू टाउ2 एंड फाई ऑफ θ3 इज इक्वल टू टाउ3. तो यहाँ से Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू एफ ऑफ θ1 θ2 था जो कि इक्वल आया मेरा टाउ1 टाउ2 के, बिकॉज फाई ऑफ θ1 इज इक्वल टू टाउ1 एंड फाई ऑफ θ2 इज इक्वल टू टाउ2. तो यहाँ से Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू टाउ1 बाय टाउ2. ठीक है. टाउ1 बाय टाउ2 के इक्वल आ गया ये. तो यहाँ से मैं एक बार 1 1 दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ. तो ये देखो, ये तुम्हारी एफिशिएंसी बन गई ना. 1 माइनस नहीं सॉरी, इसको अपोज करेंगे एक बार पहले, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे. एक बार इसके रेशो को अपोज करते हैं दोनों साइड से. Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू टाउ2 बाय टाउ1. अभी मैं दोनों साइड से 1 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी. तो जब 1 1 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आएगा Q1 माइनस Q2 बाय Q1 एंड टाउ1 माइनस टाउ2 बाय टाउ1, जो कि क्या थी, मेरी एफिशिएंसी थी बेटा हीट इंजन की. तो देखो ये जो तुम्हारी हीट की फॉर्म में एफिशिएंसी थी और तुमने इसको वर्क की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. तो इसीलिए जो हमारा टेम्परेचर होता है और जो हीट होती है उसको हम लोग वर्क की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसीलिए केल्विन स्केल को हम लोग वर्क स्केल भी बोलते हैं. अभी इसके बाद नेक्स्ट होगा हमारा अब्सोल्यूट जीरो ऑन वर्क स्केल. क्या होगा, अब्सोल्यूट जीरो ऑन वर्क स्केल. absolute zero on work scale. absolute zero
तो एफिशिएंसी हम लोगों ने ली थी कि ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1 एंड 1 माइनस टाउ2 बाई टाउ1 है। तो अब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या होगा कि जब मेरा सिंक का टेम्परेचर क्या हो, जीरो हो। सिंक का टेम्परेचर जीरो हो, इसका मतलब टाउ2 जीरो हुआ। टाउ2 जीरो हुआ, इसका मतलब जीरो अमाउंट ऑफ हीट क्या कर रहा है, मेरा हीट इंजन सिंक को रिजेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए Q2 भी क्या होगा, मेरा जीरो होगा। तो ईटा क्या होगा इस टाइम पे, मेरा 1 हो जाएगा। ईटा की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसीलिए जब लेकिन क्या है एक्चुअल में, टाउ2 मेरा जीरो तो है बेटा, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि टाउ2 मेरा लेस देन जीरो हो जाए। ये टेम्परेचर या ये हीट जो सिंक की मेरी हीट है, ये कभी भी लेस देन जीरो नहीं हो सकती। अगर लेस देन जीरो ये होती है तो इसका मतलब सिंपल सा हो जाता है कि जो मेरी एफिशिएंसी है वो ग्रेटर देन 1 है। बट एक हीट इंजन की एफिशिएंसी कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी अभी तक मेरी कार्नोट हीट इंजन की ही है, और कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी भी 1 नहीं होती। उसकी एफिशिएंसी अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 के बीच में लाई करती है। तो इसीलिए 45% टू 60 अप टू 50% इतनी होती है मेरी कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी, और यही सबसे मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। तो कभी भी एक हीट इंजन की एफिशिएंसी मेरी 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। ठीक है।